मेडिकल कोचिंग में और मेडिकल की फील्ड में जो डॉक्टर एक ड्रीम है बच्चों का, उसमें जो बच्चे एंटर करना चाहते हैं उनके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं, उन चैलेंजेस के बारे में कुछ बता सकते हैं? उस समय सिर्फ अलग अलग टीचर अपने अपने घर पे ट्यूशंस और कोचिंग्स देते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का एक कोई कंपटीशन की तैयारी कराने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं। बहुत जल्दी से सिस्टम्स बदल चुके हैं, पढ़ाने का तरीका बदल गया। पहले लोग ब्लैक बोर्ड पे और चौक से पढ़ाया करते थे, व्हाइट बोर्ड आ गया और मार्कर्स आ गए, अब स्मार्ट बोर्ड आ गए। बर्डन में तो बच्चा उल्टा तब आएगा जब आप एकदम से उसको +1 +2 में मोटी मोटी बुक्स उसके सामने रख देंगे। इस बात को कि लोग पेरेंट्स सिगरेट इसीलिए मना करते हैं कि शरीर को नुकसान करेगी, दूषित करेगी, बिहेवियर खराब करेगी। इस हवा में एक दिन सांस लेने का मतलब है 50 सिगरेट। कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को इस ऐसी जगह भेज रहे हैं? उसके बदले आपने कुरुक्षेत्र पूछा। तो भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं और कहा जाता है कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण धरती होने की वजह से पहले से ही ज्ञान देने की परंपरा क्षेत्र में रही है। प्रॉब्लम्स बड़ी तब होती है जब आप उन पे वर्क करते हो जो आपके हाथ में नहीं, लेकिन जिस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो वो प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक शर्मा सर, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं मैरिटो मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के। आज हम बात करने वाले हैं सर के साथ मेडिकल कोचिंग के बारे में, मेडिकल एजुकेशन के बारे में और मेडिकल फैटर्निटी में जो चैलेंजेस आ रहे हैं यूजी और पीजी स्टूडेंट्स को। मैरिटो मेडिकल एकेडमी जो सर ने स्टार्ट किया है कुरुक्षेत्र में, वो किस तरह से इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आने वाला है, उस पर हम बात करने वाले हैं डॉक्टर विवेक शर्मा सर के साथ। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विवेक शर्मा सर। आप सबको नमस्कार। विवेक सर, आप केमिस्ट्री में पिछले 25 साल से 28,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। हज़ारों से ज़्यादा बच्चे NITs, मेडिकल, जेई एग्ज़ाम्स को क्लियर कर चुके हैं। आप एक बार मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आप कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे एंटर हुए और किस तरह से आप स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए? जब मैं एक स्टूडेंट था, मैंने तभी से पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद कुछ साल तक मैंने कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब भी की। लेकिन साथ साथ मैं अपनी कोचिंग इंडस्ट्री में भी एंटर कर चुका था। तो उसके बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कुरुक्षेत्र को पहला एक कोचिंग इंस्टीट्यूट देने का, क्योंकि जिस समय मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया, मैंने द्रोणाचार्य एकेडमी के नाम से इंस्टीट्यूट ओपन किया था। उस समय सिर्फ अलग अलग टीचर अपने अपने घर पे ट्यूशंस और कोचिंग्स देते थे। कोई फुल फ्लैश फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का एक प्लेटफॉर्म नहीं था, या कोई कंपटीशन की तैयारी कराने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो ये सौभाग्य ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ कि द्रोणाचार्य एकेडमी हमने उस समय ओपन की कुरुक्षेत्र। अभी जो आपने मैरिटो कोचिंग स्टार्ट की है कुरुक्षेत्र में, जो कि जिसमें स्पेशलाइजेशन है नीट के यूजी स्टूडेंट्स के लिए, पीजी स्टूडेंट्स के लिए, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन मेडिकल स्टूडेंट्स। इस पूरी कोचिंग में मेडिकल स्टूडेंट्स को सेंटर मान के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए यूजी, पीजी और सीनियर कोर्सेज के लिए, फाउंडेशंस के लिए आपने जो है तैयारी स्टार्ट की है। तो इसकी क्या आवश्यकता है कुरुक्षेत्र जैसे एरिया में? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब एक बच्चा बचपन से ही व्हाइट कोट डालने का सपना ले रहा है, तो उसे फुलफिल तभी किया जा सकता है जब हम गोल, माहौल, रोल एक ही रखें। और वो माहौल और वो गोल तभी अचीव होगा जब हम वो एनवायरनमेंट बच्चे को फर्स्ट डे से देंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब हम एक स्पेसिफिक टारगेट लेके चल रहे हैं तो उसका प्रिपरेशन भी स्पेसिफिक ही होना चाहिए जी। और आज तो वैसे भी स्पेसिफिक का ही जमाना है। यस, वेरी ट्रू। मैं एक चीज़ और पूछूंगा सर, अभी आपने कहा गोल, माहौल और रोल। गोल, माहौल और रोल, ये तीनों चीज़ों को आप बैलेंस करने के लिए एक आपने डेडिकेटेड इकोसिस्टम बनाया है मैरिटो, और आप बच्चों के अंदर ये चीज़ों इनकलकेट करना चाहते हैं। 25 ईयर्स, बहुत 2 डिकेड से ज़्यादा आप जो है एक इंडस्ट्री को दे चुके हैं। सो आप उस इंडस्ट्री के कई सारी ऐसी चीज़ें जो बारीकियां हैं उनको समझते होंगे जो कि दूर से हम समझ भी नहीं सकते। आप मुझे मेडिकल कोचिंग में और मेडिकल की फील्ड में जो डॉक्टर एक ड्रीम है बच्चों का, उसमें जो बच्चे एंटर करना चाहते हैं उनके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं, उन चैलेंजेस के बारे में कुछ बता सकते हैं? ना सिर्फ मेडिकल के, किसी भी कॉम्पिटिटिव कोचिंग में किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए फोकस। कि बच्चा अपना फोकस बनाए रखे, बच्चा अटेंटिव रहे, बच्चा डाइवर्टेड ना रहे। और अटेंटिव रह के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब बच्चा काम करता है तभी बच्चा अपना गोल अचीव कर पाता है। आपको मालूम ही है कि नीट एस्पायरेंट लगभग 25 लाख के आसपास रहते हैं, और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स हैं वो बिलो 1 लाख हैं। हालांकि
एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लगातार और भी खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक टारगेट लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे को वेल प्लान्ड होना पड़ेगा अपनी अर्ली क्लासेस में, यानी फ्रॉम 6th क्लास और फ्रॉम 8th क्लास और लेट से लेट फ्रॉम 9th क्लास। उसका स्पेसिफिकली अपनी नीट की तैयारी, नीट फाउंडेशन 9th क्लास से उसको शुरू करनी पड़ेगी। तभी बच्चा जिस लेवल का फाइट, जिस लेवल का कंपटीशन आज मार्केट में है, अगर बच्चा उसे फाइट करना चाहता है तो उसे अर्ली स्टेज पे यानी लेट से लेट 9th क्लास से उसे नीट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इस प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि वो अपना स्कूल सिलेबस नहीं करेगा, उसी स्कूल सिलेबस को ढंग से करना ही नीट की प्रिपरेशन है। कंसेप्ट को थोड़ा डेप्थ से पढ़ना, कंसेप्ट को थोड़ा लॉजिकली पढ़ना, लॉजिकली चीज़ों को कंपेयर करना और उसको डेली लाइफ से एसोसिएट करना, ताकि वो कंसेप्ट उसको इजी भी तभी लगेगा जब वो उसको डेली लाइफ से एसोसिएट कर पाएगा, उसे फील कर पाएगा, तो वो उसकी मेमोरी में रिटेन होगा। जी, एक सवाल सर आता है बच्चों के, खासकर जब आप 9th क्लास से बच्चों को मेडिकल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम उस स्टेज से अगर स्टार्ट करेंगे तो जो इतना एक्सट्रीम कंपटीशन बन चुका है इंडस्ट्री में, उसको ब्रेक करने के लिए इतने साल की तैयारी तो मिनिमम है कि आपको 3 साल तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सर उसी डबल बर्डन नहीं आ जाएगा उन बच्चों के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसी बात पे तो हैरान होता हूँ। मैं कुछ पेरेंट्स से कई बार बात करता हूँ, कुछ पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि जी 9th से ही बच्चा अगर नीट की तैयारी करेगा तो बच्चा बर्डन में आ जाएगा। बर्डन में तो बच्चा उल्टा तब आएगा जब आप एकदम से उसको +1 +2 में मोटी मोटी बुक्स उसके सामने रख देंगे, एक बड़ा सा सिलेबस उसके सामने रख देंगे और उसको कहेंगे ले बेटा इसको तैयार कर। बर्डन उससे आएगा। बर्डन जब 9th से ही बच्चा उस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बर्डन कम करने के लिए ही तो कर रहा है। आप एक बात सोचिए, एक बच्चा 4 साल से प्रिपेयर कर रहा है एक रास्ते पे और एक बच्चे को 1 साल ही प्रिपरेशन के लिए मिला, तो आप किसे बर्डन मानेंगे? हम उसे सारा काम इकट्ठा करके एकदम +2 में दें, या हम 9th से ही हल्का हल्का बेंट लें? अगर हम हल्का हल्का बेंट लेते हैं, एक्चुअली वो बर्डन है ही नहीं, वो प्रोसेस ही ऐसा है कि उस फाउंडेशन को अच्छे से करना ही नीट की तैयारी है, उसके बेसिक सिलेबस को अच्छे से करना ही नीट की तैयारी है। अभी सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी कोविड के बाद, सबको ऐसा लगा कि बहुत बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा एजुकेशन इंडस्ट्री में। लेकिन क्या ऐसा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिस्टम है, इन दोनों के बीच में मिसबैलेंस है? उस मिसबैलेंस को ही रिएक्टिफाई करने के लिए हमने ये मेरिटो मेडिकल शुरू किया है, ताकि बच्चा डाइवर्टेड ना हो, बच्चा फोकस्ड रहे और फोकस होकर अपने गोल को अचीव करें। वो मिसबैलेंस एक बार आप एज ए टीचर, क्योंकि आप 25 साल से इस इंडस्ट्री में हैं और 28,000 से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन करवा चुके हैं उनके सपनों के कॉलेज में, NITs, IITs, JEE, मेडिकल कॉलेजेस, ये सपना होता है लोगों का जाने के लिए। लेकिन एज ए पेरेंट हम नहीं समझ पाते। आज हम 25-26 साल के हो गए, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे जो बच्चा 11वीं 12वीं में उसका दर्द, उसके कोर्सेज अलग हैं, उसका सिस्टम्स अलग हो गए, उसके एजुकेशनल सिस्टम अलग हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर अलग है। तो आप इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं सर, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि जो उसकी सिलेबस की किताबें हैं और जो उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर जब खुलते हैं तो उन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, मेरा ये मानना है कि उसका जो बेसिक सिलेबस है और जो कॉम्पिटिटिव पार्ट है, उनमें उतनी बड़ी खाई नहीं है जितनी लोग सोचते हैं। एक्चुअली ये रास्ता सेम है, बस फर्क किस चीज़ का है कि बच्चे को दोनों अप्रोच में बैलेंस बनाना होगा। बच्चे को सब्जेक्टिव अप्रोच भी अपनी अप्रोप्रिएट रखनी होगी और ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी अप्रोप्रिएट रखनी होगी। दोनों का बेसिक कहाँ से शुरू होगा? दोनों का बेसिक NCERT से ही शुरू होगा, उन्हीं कंसेप्ट से शुरू होगा। उन कंसेप्ट्स को इन डेप्थ पेनिट्रेट करना, कंसेप्ट पे 360 डिग्री घूम जाना, ताकि उस पर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो तो बच्चा उसे कर पाए। यानी कंसेप्ट को ढंग से करना ही कंपटीशन की तैयारी है। एक्चुअली बेसिक और कंपटीशन में इतना बड़ा गैप और इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, जो एक अलग ही तरह की गलतफहमी मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स के अंदर है कि जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करेगा वो बेसिक में पिछड़ जाएगा, या बेसिक की जो तैयारी कर रहा है वो कंपटीशन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि उन बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से करना, उन कंसेप्ट्स को पेनिट्रेट करके पढ़ना और उन पे फिर MCQs
जितने भी बनते हैं, जितनी भी तरह के उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, सवाल बन सकते हैं, अगर बच्चा वो कंसेप्ट के साथ साथ कर रहा है तो बड़ी आसानी से वो उस कंपटीशन लेवल को बड़ी आसानी से कैटर कर पाएगा। सर, आपका जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है, एंड केमिस्ट्री में बॉन्डिंग्स होती हैं अलग अलग तरह की। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी स्टूडेंट्स के साथ किस तरह की बॉन्डिंग रही है? मेरी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है। आयोनिक बॉन्डिंग रही है? हाँ, आयनिक बॉन्डिंग ही रही है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कोवैलेंट बॉन्ड से ज़्यादा होती है। हाँ, तो मतलब जहाँ वो आधे रह जाते थे वहाँ आप उनको पूरा कर देते थे। देखिए, मेरा ये मानना है कि टीचर ही स्टूडेंट को सब कुछ नहीं सिखाता, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से भी टीचर सीखता है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स क्या हैं। उन्हें टैकल करते करते ही एक टीचर का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं उन्हीं में से सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है। उसको हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम को अच्छे से सुने और उसको उसका इंडिविजुअली सॉल्यूशन दें, क्योंकि हर बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा अलग तरह का होता है। हर बच्चा एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, तो उसके अपने अपने वीक एरियाज होते हैं। कोई मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होता, कोई फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं होता, या किसी का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सारे टीचर्स अच्छे से काम करते हैं, और मेरिटो में हमने प्रयास किया है कि हम सारे सब्जेक्ट्स में बच्चे को एक अच्छे लेवल का जस्टिफिकेशन दें। सुष्मित, आपने देखा होगा कि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो बच्चा सेटिस्फाई होता है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में, पीसीबी में से, उसका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पाता, या वो टीचर से ट्यूनिंग नहीं बना पाता, या उसको वो सब्जेक्ट उसका वीक रह जाता है, और उस एक सब्जेक्ट की वजह से उसका जो ड्रीम है वो कोलैप्स हो जाता है। मैंने एक नहीं, ऐसे हजारों बच्चे देखे हैं जिनका फिजिक्स के कारण रह गया, कभी केमिस्ट्री के कारण रह गया। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग थे तो वो बायो रट नहीं पा रहे थे, वो बोले मुझसे रटी नहीं जा रही। तो ये चीज़ें होती हैं। इसी का सॉल्यूशन हमने कोशिश की है कि हम मेरिटो में दें। हम सारे सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अंडर वन रूफ लेकर आ रहे हैं, ताकि बच्चे की किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना रहे। और हमारी R&D टीम जो स्टडी मटेरियल बना रही है वो भी बड़ा स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड बना रही है। एक क्वेश्चन है मेरे मन में। जब से कोविड आया है सर, कोविड के बाद एजुकेशनल सिस्टम में बहुत जल्दी रेवोल्यूशन आ गया है। लोग बहुत जल्दी से सिस्टम्स बदल चुके हैं, पढ़ाने का तरीका बदल गया। पहले लोग ब्लैक बोर्ड पे और चौक से पढ़ाया करते थे, फिर वाइट बोर्ड आ गए और मार्कर्स आ गए, अब स्मार्ट बोर्ड आ गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, स्मार्ट बोर्ड्स पे लोग पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन आ गया। पहले एक क्लास में 40 बच्चे रहते थे, फिर कोचिंग सेंटर्स आए जहाँ पे 100-100, 200 बच्चे। आज ऑनलाइन कोचिंग्स चलती हैं और 2-2 हज़ार बच्चे लाइव पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ये एक पल को तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी डराता भी है कि एक टीचर का जो ध्यान होता है, जो नज़रें पड़ते ही बच्चे का ध्यान खींच लेता था क्लासरूम में, उसको किस तरह से ये हम पर कर रहे हैं। सुष्मित, मैं तो उस समय का विद्यार्थी रहा हूँ, या उस समय जब से पढ़ाना हमने शुरू किया जिस समय लोग रिम पे वो राइस पेपर लगा के और कार्बन पेपर लगा के बच्चों को पढ़ाते थे। उससे फिर हमने ये बोर्ड वाला फेज देखा, और फिर स्मार्ट बोर्ड वाला देखा, और फिर ऑनलाइन वाला देखा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो ट्रांजिशन है, अगर हम इस ट्रांजिशन को चैनलाइज कर गए राइट डायरेक्शन में, तब हम बच्चों को बहुत बेहतर दे पाएंगे। और ऑनलाइन के अपने कुछ बेनिफिट हैं, ठीक है, हर एक चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे कि मैं पुराने समय से टीचिंग में हूँ, तो बट ऑब्वियस है कि मैं ऑफलाइन को थोड़ा ज़्यादा फेवर करता हूँ, लेकिन ऑनलाइन के भी अपने बेनिफिट्स मैं देखता हूँ। जैसे मान लो किसी बच्चे को कोई बात बार बार कोई कंसेप्ट सुनना है, या उसको याद नहीं रहता, वो बार बार रिपीटिशन चाहता है, तो ऑनलाइन का उसको ये बेनिफिट हो जाता है कि बच्चा दोबारा उस लेक्चर को देख सकता है, या बच्चा अपने पेस के हिसाब से ऑनलाइन में पढ़ सकता है। कि जैसे मान लो एक बच्चा चाहता है कि मैं 3 मंथ में ही अपना पूरा सिलेबस कर दूं +2 का, और जबकि टीचर का जो रिदम ऐसा है कि टीचर 9 to 10 मंथ ले रहे हैं उस सिलेबस को कराने में, और कोई 3 मंथ में उसको करने में इंटरेस्टेड है, तो वो ऑनलाइन से कर सकता है। मैंने ये देखा है कई बार यूपीएससी एस्पिरेंट से जब हमारी बात होती थी, तो वो इस तरह से कहते थे कि पहले हम प्री की तैयारी करते हैं और सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट को ख़त्म करते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। तो ऑनलाइन में ये तो उनके पास चॉइसेस रहते हैं कि वो पहले फिजिक्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री कर सकते हैं, ऑर्गेनिक उठा सकते हैं, जिस सब्जेक्ट उनका पढ़ने का मन कर रहा है उस सब्जेक्ट पर वो काम कर सकते हैं।
तो ये ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत अच्छी अच्छी देता है, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक में आपका लाइव स्ट्रीमिंग आप कितनी देर तक देख रहे हो, रिटेंशन कितना है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर कैसे करते हैं? दैट इज ए बिग चैलेंज एक्चुअली। ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या ही डाइवर्जन है कि बच्चा डाइवर्टेड हो जाता है। बच्चा एक लेक्चर देख रहा है, बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गया, एक क्लिक से नया टैब ओपन हो जाता है, पूरा क्लासरूम बंद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसको अगर बच्चा कंट्रोल कर जाए तब तो ऑनलाइन का फायदा है। आज भी लोग ऑफलाइन के मुरीद क्यों हैं और हम लोग भी ऑफलाइन की फेवर में ज़्यादा क्यों रहते हैं? क्योंकि ऑफलाइन में बच्चा फोकस्ड रहेगा। फोकस्ड होने के साथ साथ उसके साथ जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ उसको जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, एक पॉजिटिव राइवलिटी मिलती है, एक पॉजिटिव साइड का कंपटीशन मिलता है। तो बच्चा जब वो फेस करता है तो बच्चे का भी मन करता है, अभी जब इसके 80 मार्क्स आ रहे हैं मेरे भी 80 हैं, इसके 90 आ रहे हैं तो मेरे भी 90 हैं। और दूसरा, कई बार आपने देखा होगा, आपके स्टूडेंट टाइम में भी और हमारे स्टूडेंट टाइम में भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि कोई ना कोई टीचर ऐसा होता है जिसका स्वभाव थोड़ा सा सख्त होता है, तो बच्चा उससे डाउट नहीं पूछ पाता या बच्चा उससे इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाता टीचर से, तो बच्चा अपना जो क्लासमेट है उसका उससे अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करा लेता है। हाँ, तो ये फैसिलिटी ऑफलाइन में रहेगी, ऑनलाइन में नहीं रहेगी। तो ऑफलाइन के अपने बेनिफिट है। ये मैंने देखा है कई बार, दो दोस्त साथ बैठते तो वो कहता है तू समझ ले, बाद में समझा देना मुझे। तो ये चीज़ें होती हैं, जो फ्रेंडशिप होती है और जो होमवर्क कंप्लीशन होता है, जो कई बार टीचर के क्लास में घुसने से पहले जो कॉन्सेप्ट हमें रट के आना था वो रट के आ गए। मतलब वो टीचर दो क्लास के बीच में जो 10 मिनट का गैप होता है वो कई बार आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। उस टाइम पे आप लोग इतनी सारी चीज़ें सीख लेते हो जो शायद घंटों घर में बैठ के नहीं सीखी जाती। तो ये फेस, तो ये पॉजिटिव प्रेशर होता है जो टीचर्स की आंखों से जो बच्चों पे पड़ता है, ये फ़र्क तो मैं मानता हूँ आपका। मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा सर, कुरुक्षेत्र एक बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लेस है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, खेत है, खलियान है, ग्रीन जोन है, अच्छा एरिया है। और जो बच्चे आजकल कोटा जा रहे हैं तैयारी करने, दिल्ली आ रहे हैं, नोएडा आते हैं, मुखर्जी नगर, पटेल नगर, दिल्ली, करोल बाग, ये सब सर पोल्यूशन के कारण यहाँ पे 500 AQI से ज़्यादा तो पार्टिकुलेट मैटर, यहाँ की हवाएं इतनी दूषित हो चुकी हैं कि बच्चे, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं कि आप सिगरेट मत पीजिए, लेकिन यहाँ पे एक दिन अगर कोई सांस ले रहा है तो 50 सिगरेट के बराबर वो धुआं ले रहा है अपने शरीर के अंदर। ये बात कितनी गंभीर है, मैं आप समझ रहे हैं इस बात को कि लोग, पेरेंट्स सिगरेट इसीलिए मना करते हैं कि शरीर को नुकसान करेगी, दूषित करेगी, बिहेवियर खराब करेगी। इस हवा में एक दिन सांस लेने का मतलब है 50 सिगरेट पीना। तो कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी जगह भेज रहे हैं? उसके बदले आपने कुरुक्षेत्र क्यों चुना? एक बार इस पे आप देखिए, ये एक मुख्य वजह रही है कुरुक्षेत्र चुनने की। देखिए, एक तो आप जिस शहर के होते हैं उस शहर से, उस मातृभूमि से, उस कर्म भूमि से आपका जो लगाव है उसका वर्णन कोई भी व्यक्ति शब्दों में नहीं कर सकता। तो वो लगाव, वो फीलिंग्स मेरी कुरुक्षेत्र से शुरू से जुड़ी हुई रही हैं क्योंकि मेरी वो कर्म भूमि रही है। तो एक तो इसलिए हमने कुरुक्षेत्र को ही चुना मेरिटोमेडिकल के लिए। और दूसरा, कुरुक्षेत्र के अंदर जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम है। पीजीज खूब सारे अवेलेबल हैं, रहने के बहुत से रेजिडेंस अवेलेबल हैं, इंस्टीट्यूट खुद भी अपना हॉस्टल वहाँ प्रोवाइड करने जा रहा है। तो वहाँ लिविंग एक्सपेंसेस हैं जो वो बच्चे के लिए काफ़ी कम है। और दूसरा, एनवायरनमेंट बड़ा सूदिंग है। कुरुक्षेत्र के आसपास आपको मालूम है खुला एरिया है, तो जिसकी वजह से बच्चे के लिए वहाँ रहना, मतलब कोई बच्चे को हेल्थ इशू नहीं आएगा। कुरुक्षेत्र का पानी बहुत अच्छा है, तो किसी तरह की प्रॉब्लम बच्चे को नहीं आएगी। आपने देखा होगा कई मेट्रो सिटीज़ में जब बच्चा जाता है तो किसी को जॉन्डिस हो जाता है, किसी को पानी सूट नहीं करता, बच्चों के बाल झड़ने लगते हैं, पक जाते हैं, बहुत तरह की स्किन डिजीज होने लगती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कुरुक्षेत्र में ऐसी कोई समस्या भगवान के आशीर्वाद से नहीं है। एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है। और कुरुक्षेत्र वैसे भी सांस्कृतिक राजधानी हरियाणा की मानी गई है, और शिक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को बहुत पहले मिल गया था, उसकी वजह से शिक्षा की दृष्टि से भी हरियाणा के अग्रणी जो जिले हैं उनमें कुरुक्षेत्र को माना जाता है। तो और कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण की भूमि रही है, जहाँ से भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश पूरे विश्व को दिया। तो भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं और उनका वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। और कहा जाता है कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो कृष्ण धरती होने की वजह से पहले से ही ज्ञान देने की परंपरा कुरुक्षेत्र में रही है। तो
कोशिश करेंगे कि मेरिटो मेडिकल की तरफ से हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा समाज को दे पाएँ। सर, मेडिकल एजुकेशन के बारे में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन है, मतलब मेडिकल की तैयारी भी क्या इतनी महंगी है? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस तो चलिए एक पल को आदमी किसी तरह एडजस्ट कर लेगा, प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस तो बहुत महंगी है। और ये सपना लोग, मेडिकल ड्रीम जो है, डॉक्टर एज ए ड्रीम कई बार लोग देखते हैं, लेकिन पैसों के कारण कई लोग अपने सपनों को पीछे ले लेते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस कैपेसिटी में तो नहीं हूँ कि मैं किसी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कम करा सकूँ, लेकिन जो मेरिटो मेडिकल में डॉक्टर बनने का सपना लेकर आएगा, हमारी टीम का पूरा प्रयास रहेगा कि उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही सीट दिलवाएं, उसको इतनी मेहनत कराएं, उसको इतना काम कराएं, उसकी इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं कि हम उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा सकें। और एज ए कोचिंग इंडस्ट्री जो मैं कर सकता हूं वो मैं पहले से भी कर रहा हूं और अब भी करूंगा कि जो भी विडो का कोई बच्चा अगर हमारे पास आता है, कोई बेटा कोई बेटी, तो हम उससे फीस नहीं लेंगे। वाह, इस सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी सोच है सर, एंड जेन्युइनली मुझे अच्छा लगा ये सोच। एंड दूसरी चीज़ मैं एक और आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा ना कि जो मेरी कैपेसिटी में मैं क्या कर सकता हूँ, सो जब भी आपको ये एहसास हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉब्लम्स बड़ी तब होती हैं जब आप उन पे वर्क करते हो जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जिस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो वो प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है। सुष्मित, एक और देखो एडवांटेज बच्चा ले सकता है। बच्चा हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट दे, 100% तक उसमें स्कॉलरशिप है, तो जो बच्चा डिजर्व करता है उसे वो स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकता है इंस्टीट्यूट से और कम फीस में पढ़ सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ और, हर मार्केट में मोनोपोली हो जाती है। कई सारे बिजनेसेस हैं जहाँ पे मोनोपोली हो जाती है। मेजरली इंडिया में जितने बिजनेसेस हैं, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, हर सेक्टर में कोई ना कोई 2-3 बिग प्लेयर्स होते हैं और वही मार्केट को लीड करते हैं। ऐसा कोचिंग फेटर्निटी में भी है। तो मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए ये जो लोकल, जैसे आप कुरुक्षेत्र से मेरिटो निकला है, ऐसे हर सिटीज से अगर अच्छे अच्छे लोग निकलेंगे तो क्या ये मोनोपोली ब्रेक हो सकती है? निश्चित तौर पर ब्रेक होगी, लेकिन मेरा मकसद मोनोपोली को ब्रेक करना इतना नहीं है। मेरा मकसद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, कि अगर हम बच्चों की प्रॉब्लम का राइट टाइम पे सॉल्यूशन दें तब फायदा है। कई बार हम सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करते हैं, पर जब बच्चा उस फेज से निकल चुका होता है तब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर हम अर्ली फेज में ही बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैटर करें, उसका सॉल्यूशन दे पाएं, तो मुझे लगता है कि हम स्टूडेंट्स के लिए बेहतर कर पाएंगे। मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जिसमें लोगों के लिए काम करते हैं, मतलब सोशल सर्विस कहा जाता है। अगर आप डॉक्टर बनने आए हो तो आप समाज को कुछ देने के लिए आए हो, आप अपना पूरा जीवन समाज को दे रहे हो, आप पेशेंट के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, शपथ दिलाई जाती है। एक ऐसी फर्टर्निटी है। मेरे पिताजी स्वयं डॉक्टर हैं, आई बिलोंग टू ए मेडिकल फैमिली, तो मुझे पता है इनका एटीट्यूड टूवर्ड्स द सोसाइटी बहुत डिफरेंट होता है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ढालने की कोशिश की जाती है, उनका कैरेक्टर डिसाइड होता है, उनके टीचर्स ही उनके एटीट्यूड को ट्रांसफॉर्म करते हैं। उनके जो रोल मॉडल होते हैं वो उनके टीचर्स होते हैं ज़्यादातर। जब हम छोटे होते हैं 8th क्लास से लेकर 6th क्लास से 12th क्लास तक जो हमारे टीचर्स होते हैं वही हमारे रोल मॉडल होते हैं। टीचर्स ही हैं जो देश की आने वाली जनरेशन को बिल्ड करते हैं। सो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है, टीचर की तो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और हर टीचर को इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, क्योंकि बच्चा उनको रोल मॉडल समझता है। तो इवन वो जब कोई ड्रेस डालते हैं तो उनको अपनी ड्रेस का भी देखना होगा कि मेरी ड्रेस कोई ज़्यादा भड़काऊ तो नहीं, सोबर है या नहीं। हाँ, तो टीचर को तो इतना भी देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि टीचर का मतलब एक अनुशासन, टीचर मीन्स डिसिप्लिन। तो किसी भी प्रोफेशन में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती जितनी टीचिंग प्रोफेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैरी करनी पड़ती है। व्हेन यू आर ए रोल मॉडल यू हैव टू बिहेव लाइक ए रोल। और स्पेशली आप मेरिटो जो है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, तो यहाँ पे जो बच्चे मेडिकल फैटर्निटी में जा रहे हैं, दे शुड बी डेडिकेटेड टू द सोशल सर्विस। इस कॉज के लिए उनको डेडिकेशन उनके अंदर चाहिए। सो इस चीज़ पे भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, सारे प्रोफेशन से सोशल कॉज निकलते हैं, लेकिन जो टीचिंग का प्रोफेशन और एक जो डॉक्टर का प्रोफेशन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा इन दोनों पे है।
तो मुझे लगता है दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, और ज़्यादातर लोग निभाते भी होंगे और बहुत बहुत निभा नहीं भी पाते होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है जितने भी टीचर्स और डॉक्टर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी और सेक्शन से ज़्यादा बनती है, क्योंकि वो रोल मॉडल है सर, उनको देख के हज़ारों बच्चे फॉलो करते हैं। एंड आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं सर, आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप पर्सनली ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, मैं ऑनलाइन क्लासेज लेता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस मेरा ऑफलाइन क्लासेज, ऑफलाइन सेशंस में रहता है, वन ऑन वन इंटरेक्शन में। तो मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जब बच्चे घर वालों को छोड़ के किसी और शहर में आके रहते हैं तो उनका मेंटल स्टेट कैसा रहता है? क्या उनको इमोशनल सपोर्ट जो चाहिए होता है, जो इमोशनल वेलबींग होता है, इमोशनल कोशेंट कहते हैं हम लोग, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है जब बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, जब वो स्कूल से घर जाके अपनी स्कूल की प्रॉब्लम्स बताते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं कि मम्मी मैंने ये फैसला लिया जिससे मुझे ये प्रॉब्लम, तो पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा आपका फैसला सही था कि गलत था। ये सारी चीज़ें मिस नहीं होंगी एक बच्चे से? नहीं, आजकल आपको मालूम है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चा हर रोज़ वीडियो कॉल करता है, बच्चा अपनी पूरी दिनचर्या अपने पेरेंट्स से शेयर करता है। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो घर पे रह रहे हैं तब भी वो शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने घर नहीं रह रहे लेकिन वो टच में अपने पेरेंट्स के उनसे भी ज़्यादा हैं जो घर पे रह रहे हैं। इट डिपेंड अपॉन द बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर किड्स। तो मुझे लगता है वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, चाहे बच्चा घर पे रह रहा हो चाहे हॉस्टल में रह रहा हो, डिपेंड करता है उस बॉन्डिंग पे, वो डेली इंटरेक्शन पे। और माइंडसेट के बारे में क्या कहेंगे सर आप? मेडिकल जैसे एग्जाम को ब्रेक करने के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए होता है? एक मजबूत माइंडसेट चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मीन्स फोकस, टारगेटेड, एंड इफ ही डू नॉट गेट द सक्सेस, डू नॉट गेट डिप्रेशन से एंटी डिप्रेशन क्वालिटी। बहुत सही कहा आपने। एंड मैं कुछ और चीज़ें आपसे 2-3 सवाल है मेरे, मैं बस 2-3 सवालों में इस चीज़ को अंत करना चाहूँगा। लेकिन मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, मेडिकल फील्ड में जो बच्चे जा रहे हैं उनका विजन क्या होना चाहिए, उनका लॉन्ग टर्म सपना क्या होना चाहिए? जो मेडिकल जैसी फैटर्निटी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, MBBS करना चाह रहे हैं, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उनका लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए? एक लाइन में बोलूँ तो टू सर्व द सोसाइटी। टू सर्व द सोसाइटी, देश की सेवा। टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द नेशन। आजकल बच्चे AI बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, बच्चे AI से सवाल पूछने लगे। सो AI टेक्नोलॉजीज आप लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं मेरिटो में? मेरिटो में हमारी जो R&D टीम है वो बच्चे को लाइव रैंकिंग दे रही है कि बच्चे ने कोई एग्ज़ाम दिया तो बच्चे ने कोई टेस्ट दिया कि उस टेस्ट के बेस पे बच्चा क्या रैंक डिजर्व कर रहा है। पैन इंडिया रैंक दे रही है। पैन इंडिया रैंक दे रही है, ताकि बच्चे को ये पता लगे कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे और कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए। मतलब आप जो है उनको उनका लेवल पैन इंडिया लेवल पे शो कर दोगे थ्रू AI टेक्नोलॉजी से। आप लोग AI भी यूज़ कर रहे हो रैंकिंग देने के लिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बच्चे जो कनेक्शन लूज कर रहे हैं ह्यूमन से और AI पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हर कोई आजकल सवाल पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन AI पे, ChatGPT पे। तो क्या ChatGPT से आपको सही सवाल ही मिलते हैं हमेशा? नहीं, मैं इसकी फेवर में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चा जितनी बुक रीडिंग करेगा, बच्चा जितना कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेगा, हाँ, तो बच्चा कंसेप्ट के 360 डिग्री घूम पाएगा। बच्चा उस पर जितने क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं उन्हें कर पाएगा। अगर बच्चा AI का एक्सेस यूज़ करेगा तो बच्चे की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं बन पाएगी। बच्चे की ना सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, ना सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज, मैं कहता हूँ वो पूरी तरह से इंसान भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि बुक रीडिंग की जो हैबिट है ये एक तोहफा है। तो बच्चे को बुक रीडिंग की तरफ लौटना चाहिए। जितना बच्चा बुक्स को रीड करेगा, जितना कंसेप्ट्स को बुक्स में से छानेगा, उस प्रोसेस का जो मजा लेगा वो प्रोसेस ही उसकी नॉलेज को एनहांस करेगी। एज ए टीचर सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप कैसे करें? देखिए, बुक रीडिंग की हैबिट कहाँ से डेवलप होगी? इंटरेस्ट से। और इंटरेस्ट किससे डेवलप होगा? कंसेप्ट क्लैरिटी से। तो बच्चे को जितने कंसेप्ट क्लियर उनका इंस्टीट्यूट, उनके टीचर्स कराएंगे, बच्चे का उतना इंटरेस्ट डेवलप होगा। और इंटरेस्ट डेवलप का प्रोसेस क्या है? जब हम कोई भी कंसेप्ट कठिन से कठिन अगर हम उसे डेली लाइफ से जोड़ के एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चा उसे फील कर पाता है। जब फील कर पाता है तो उसकी और ज़्यादा क्यूरियोसिटी उस टॉपिक के बारे में बढ़ती है। तो उस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए ही गो थ्रू द बुक्स। तो उसको बुक रीडिंग की अपने आप ही आदत पड़ेगी।
मतलब इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी एंड देन अल्टीमेट आपके पास एक किताब होनी चाहिए जिसको पढ़ के आपका इंटरेस्ट भी फुलफिल हो रहा है और आपकी क्यूरियोसिटी फुलफिल हो रही है, इसलिए इंसान हैबिट डेवलप कर लेता है। डेफिनेटली। लेकिन सर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था आपसे बुक रीडिंग, क्योंकि 90% लोगों की विश लिस्ट में लिखा रहता है बुक रीड करेंगे डेली, लेकिन करते नहीं। और ये बच्चों के साथ भी यही सेम इशू आता है कि उनको आंसर ढूंढने के लिए वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, गाइड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बुक रीड करके कॉन्सेप्ट को समझ के उसको इम्प्लीमेंट करके लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो कि 0.1% लोग ही कर पाते हैं। देखिए, बुक रीड करने वाले खुद की प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, उन्हें किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होगी। जो बुक रीड करेंगे वही फ्यूचर में जाके प्लेटफॉर्म बनाएंगे, वही लीड करेंगे, जो रीड करेगा वही लीड करेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आपने आज मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफस्टाइल के बारे में, उनको कोचिंग में क्या क्या चीज़ें मदद कर सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। और मेरिटो किस तरह से स्टूडेंट्स को मदद करने वाला है और किस तरह से आप लोग AI यूज़ कर रहे हैं सिस्टम्स में, जिस तरह से आप उनको उनके एग्जाम्स में पैन इंडिया, ऑल इंडिया रैंकिंग जो आप लोग सजेस्ट करने वाले हैं थ्रू यूज़ ऑफ AI, दैट इज़ रियली एब्सोल्युटली ग्रेट। तो उन्हें ये अंदाज़ा एटलीस्ट पड़ता रहेगा कि वो किस लेवल पे, उनकी कोचिंग जिस हिसाब से उनकी तैयारी है, वो पैन इंडिया लेवल पे क्या रैंकिंग आ रही है। ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए। एंड कुरुक्षेत्र जैसे एरिया में जब आप कोचिंग खोल रहे हैं मेरिटो मेडिकल एकेडमी, ये बच्चों को इन्वायरमेंट से भी प्रोटेक्ट करेगी। आप जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा तो वो जीवन में डेफिनेटली कुछ बहुत बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।